ठीक है, तो इसमें कलर ऑफ द नोड को रखा जाता है विच कैन बी ईदर रेड और ब्लैक। दो कलर्स पॉसिबल होते हैं रेड और ब्लैक में, इसीलिए इसको बिट के फॉर्म में रखा जाता है 1 और 0 के, या फिर उसको आप कलर्स के फॉर्म में भी रख सकते हो। यूजुअली वो बिट्स के फॉर्म में रहता है, वेयर वन ऑफ द बिट्स इज टेकन अप एज रेड एंड वन ऑफ द बिट्स इज टेकन अप एज ब्लैक। अब यहाँ पे हम इसमें जो प्रॉपर्टीज देखते हैं रेड ब्लैक ट्री की ना, इसकी बेसिक 5 प्रॉपर्टीज होती है। वन प्रॉपर्टी इज विच सेज कि एवरी नोड इज कलर्ड, ठीक है, आइदर रेड और ब्लैक, मतलब हर नोड का कोई ना कोई कलर होगा, वो आइदर रेड होगा या ब्लैक होगा, मतलब कोई नॉन कलर्ड नोड्स नहीं हो सकते, सबके पास कोई ना कोई कलर वैल्यू होगा। देन होता है आपका कि रूट नोड इज ऑलवेज ब्लैक, रूट नोड हमेशा ब्लैक होगा आपका। नेक्स्ट क्या है आपके पास? अगला है एवरी लीफ इज ब्लैक, एवरी लीफ जो होगा वो भी आपका ब्लैक होगा, एवरी लीफ इज ब्लैक। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि इफ रेड नोड हैज चिल्ड्रन दे विल बी ब्लैक एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर कोई आपका, अगर हम कहें कि किसी नोड में अगर रूट के अलावा अगर कोई भी नोड होता है जिसमें कि आप जो अगर ब्लैक होगा तो उसका जितना, अगर वो रेड होगा तो उसके जो चिल्ड्रन होंगे वो ब्लैक होंगे। अगर कोई इंटरनल नोड अगर आपका ब्लैक होगा तो उसके जो चिल्ड्रन नोड होंगे वो आपके हमेशा रेड होंगे। तो यानी ब्लैक पेरेंट नोड्स के रेड चिल्ड्रन नोड्स होते हैं, चाइल्ड नोड्स होंगे, और रेड पेरेंट नोड्स के ब्लैक चाइल्ड नोड्स होते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ रूल जो होता है वो ब्रोकन होता है आपके रूट नोड के लिए, जहाँ पे कि रूट नोड हमेशा ब्लैक होता है और उसका एक नोड रेड और एक नोड ब्लैक होता है। यूजुअली द फर्स्ट नोड, लेफ्ट नोड इज रेड एंड द राइट नोड इज ब्लैक, ये आपका होता है। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी जो होती है कि फॉर ईच नोड, कोई भी पाथ अगर हम किसी नोड से टू इट्स डिसेंडेंट देखें तो वहां पे आपके पास, मतलब बेसिकली हम कहते हैं कि फॉर एवरी नोड एक पाथ अगर फ्रॉम दैट नोड टू एनी ऑफ इट्स डिसेंडेंट लीफ तक अगर हम जाते हैं तो सेम ब्लैक डेप्थ यानी सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स होने चाहिए। तो अगर हम एक पाथ चूज करते हैं तो सेम, अगर आप किसी भी नोड को देख लो और वहां से अगर किसी नोड तक पहुंचना आप चाहोगे तो वहां पे सेम नंबर, द नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स जो होते हैं उसका डेप्थ सेम होना चाहिए, सेम ब्लैक डेप्थ कहते हैं हम लोग उसको। तो ये एक मतलब हमेशा ये एक डेप्थ का जो प्रॉपर्टी होता है इसको एक चेक किया जाता है कि क्या उसकी डेप्थ है और ब्लैक डेप्थ क्या होती है उसकी। दूसरा, ये जो लीफ नोड्स देख रहे हो ना, इनको निल नोड्स कहा जाता है। लीफ नोड को निल नोड्स कहा जाता है। निल नोड का मतलब है कि उसमें आपका वैल्यू मतलब इधर रहेगा या तो नहीं रहेगा, अगर नहीं है तो उसको हम लोग निल नोड्स कहते हैं। यूजुअली इसके अंदर आपके वैल्यूज नहीं होते, तो निल नोड्स कहा जाता है लीफ को। और इसके पास जो कलर्स होते हैं ये हमेशा आपके ब्लैक नोड्स होने चाहिए, जो लीफ नोड्स हैं। तो इसी चीज को ना जब भी हम लोग मेंटेन करते हैं अपने रेड ब्लैक ट्री को, तो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करना पड़ता है, और इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करके ये स्ट्रक्चर हमेशा आपको मेंटेन करना पड़ता है कि आपका रूट नोड ब्लैक होना चाहिए, इसके दोनों चाइल्ड रेड और ब्लैक एक एक ऑल्टरनेट होंगे, हर रेड पेरेंट का चाइल्ड ब्लैक, ब्लैक पेरेंट का चाइल्ड रेड। अगर लीफ नोड्स हैं तो ऑल द लीफ नोड्स शुड बी आपका ब्लैक। तो इसी चीज को यहाँ पे मेंटेन करके हमेशा रखना पड़ता है। और इस मेंटेनेंस में क्या होता है कि कई बार हम लोगों को एडिशन ऑफ नोड करना पड़े या डिलीशन ऑफ नोड करना पड़े, तो उसमें अगर ये चीज मेंटेन नहीं होती है तो वो चीज आपको मेंटेन करवाने के लिए वही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है जो आपने एवीएल ट्री में यूज किया था, विच इज लेफ्ट रोटेट एंड राइट रोटेट का कॉन्सेप्ट। तो वो लेफ्ट एंड राइट रोटेट का जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज एग्जैक्टली द सेम जो हम लोगों ने एवीएल ट्री में देखा था। तो एवीएल ट्री का जो लॉजिक होता है वही यहाँ पे होता है, ठीक है। एंड आई एम मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफ, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले ग्राफ
जो हमारा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर होता है, पहले तो उसके बारे में जाने कि ग्राफ क्या होता है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हम लोग पहले तो ये जान लें कि ग्राफ्स क्या है। तो ग्राफ्स का मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, कुछ सब हेडिंग्स मैं डालता हूँ यहाँ पे। तो अगर हम एक ग्राफ को देखें ना, तो व्हाट इज अ ग्राफ? तो ग्राफ को यूजुअली हम कहते हैं एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है, जहाँ पे कि हर नोड के अंदर कोई डेटा होता है और वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। और ग्राफ और ट्री जो होता है ना, मगर अगर आप कहो तो एक ट्री कैन बी ग्राफ, मतलब वो भी एक तरह का ग्राफ हो सकता है। लेकिन अगर हम ग्राफ को एक ट्री कहें तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होता है, क्योंकि ट्रीज की अपनी एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर होती है और वहां पे यूजुअली हमारा क्या होता है, वो नॉन साइक्लिक होता है। जबकि ग्राफ जो होता है ना, ये साइक्लिक या नॉन साइक्लिक बोथ होता है और ये हमेशा एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। ये कनेक्टेड नोड्स होते हैं जहाँ पे कि हर नोड एक से ज्यादा नोड से और एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने के आपके पास मल्टीपल पाथ भी हो सकते हैं, विच इज यूजुअली नॉट ट्रू व्हेन वी आर वर्किंग इन अ ट्री। तो हमारे पास अगर हम ग्राफ का एक सिंपल सा अगर डेफिनेशन कह लो या अंडरस्टैंडिंग को, तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ is a data structure which is a collection of nodes which have data and are connected to other nodes. अब इसको अगर हम लोग ये कहें कि यहाँ पे दो नोड्स के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं, कई जगहों पर उनको रिलेशनशिप्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये आपके अगर हम लोग ओवरऑल सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स के पर्सपेक्टिव से कहें, तो यहाँ पे ये जो नोड्स होते हैं, ये नोड कुछ भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हो सकते हैं, डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस हो सकती हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हो सकते हैं, और वो सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और वो कनेक्शंस जो होते हैं वो दोनों के बीच का कनेक्शन डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप्स को दिखा सकता है। यानी वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, कैसे डेटा शेयर कर रहे हैं, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन है उनके बीच में। तो इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन हम लोग जब इसकी बात करते हैं तो ये रिलेशनशिप जो होता है दो नोड के बीच का, उसको हम लोग कहते हैं एज। तो अगर हम एक ग्राफ को देखें, तो एक ग्राफ का छोटा सा अगर इलस्ट्रेशन अगर हम लोग देखें, तो इस तरह का एक ग्राफ हम कह सकते हैं कि इसे हम लोग एक ग्राफ कहते हैं, विच कैन हैव साइकिल्स, और एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने के आपके पास मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। तो अगर हम लोग एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, तो एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास उसका क्या अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, तो वो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन हो सकता है? तो हम उसको कहते हैं कि अ ग्राफ इज अ डेटा स्ट्रक्चर जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं यूजिंग वी कॉमा ई। अब यहाँ पे वी और ई क्या होता है? तो वी होता है आपका कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस, और ई जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एजेस होता है। अब ये वी क्या होगा, मतलब वर्टिसेस किसको कहेंगे? जिसको हम लोग नोड कहते हैं। और एजेस क्या होता है? तो जो नोड्स को आपस में जोड़ने वाली ये जो लाइंस है, इनको हम लोग कहेंगे उनकी एजेस। तो आपका ग्राफ इज अ डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग वी ई से नोटिफाई करते हैं, that consists of क्या रहेगा? a collection of vertices E and a collection of edges E, ठीक है, represented as ordered pair of vertices, represented as ordered pair of vertices denoted by maybe u comma v small में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस होते हैं वो तो आपके हर नोड का या वर्टिसेस का कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ एजेस, ये कलेक्शन ऑफ एजेस क्या होता है? तो ये जो कनेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये कनेक्शंस होते हैं। ये इनको हम कहते हैं, जैसे ये कनेक्शन एक है, ये दूसरा कनेक्शन है, ये तीसरा कनेक्शन है, चौथा कनेक्शन है। तो इस ग्राफ में हमारे पास 4 नोड और 4 एजेस का ये कनेक्शन है, कलेक्शन है।
अब यहाँ पे नोड्स या वर्टिसेस को मतलब डिनोट करना तो आसान है, आप सिर्फ उसका जो नाम होगा जैसे 0 1 2 3 आप उसको डिनोट कर सकते हो, लेकिन एजेस को डिनोट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मतलब जैसे एजेस को आप कैसे डिनोट करते हो, तो एजेस को डिनोट करने के लिए जिन वर्टिसेस को वो कनेक्ट करता है उन वर्टिसेस के नाम को, उनके पेयर को हमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर में लिखना पड़ता है और वो एक एज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे एक एज है, ये है 0 3 का एज है, ये 0 2 का एज है, ये 0 1 का एज है, ये किसका है 1 2 का एज है। तो इस तरीके से हम लोग इसको नोटिफाई मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस चीज को, जो हमारा ये छोटा सा एग्जाम्पल हमने दिया है, तो अगर हम लोग इसको दिखाएं तो जो हमारे वर्टिसेस का जो कलेक्शन होगा वो कैसा होगा, तो वर्टिसेस का कलेक्शन होगा हमारा 0 1 2 3, ये हो गया हमारे वर्टिसेस का कलेक्शन। और एजेस का कलेक्शन हम कैसे दिखाएंगे, एजेस का कलेक्शन भी हमारा इस तरीके से कलेक्शन में होगा, लेकिन इंडिविजुअली एक एक एज को हम कैसे दिखाएंगे, तो एक हमारा एज हो गया 0 1 का, फिर हमारे पास एक एज हो जाएगा 0 2 का, जो 0 और 2 के एज को दिखाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास एक हो जाएगा 0 और 3 का, 0 1 0 2 0 3, 3 एज हो गए, और एक चौथा एज हो जाएगा जो हो जाएगा हमारे 1 और 2 का। और ये जो हमारा ग्राफ जो होगा, ग्राफ को हम नोटिफाई कर सकते हैं या उसको डिनोट कर सकते हैं इसी कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड कलेक्शन ऑफ एज के थ्रू। तो हमारे पास जो ग्राफ है दैट इज डिनोटेड एज द कलेक्शन ऑफ V एंड E, where V is a collection of vertices 0 1 2 3 and E is a collection of edges 0 1 0 2 0 3 and 1 2। तो ये हमारा हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग अगर ये देखें ना, तो ग्राफ में ना कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि ग्राफ में दो तीन टर्म्स जब से हम लोग करते हैं, एक होता है जिसको कहते हैं ग्राफ की एडजेसेंसी कहते हैं। तो ग्राफ में एडजेसेंसी किसको कहते हैं, तो कहते हैं कि अ वर्टेक्स इज सेड टू बी एडजेसेंट टू अनदर वर्टेक्स इफ देयर इज एन एज कनेक्टिंग देम। यानी यहाँ पे अगर आप ये देखो तो आपके पास यहाँ पे एडजेसेंट आपके वर्टिसेस कौन से हैं, तो आपका 0 और 3 ये एडजेसेंट है, 0 और 2 एडजेसेंट है, 0 और 1 एडजेसेंट है, 1 और 2 एडजेसेंट है, 1 और 3 नॉन एडजेसेंट है। वाई? बिकॉज 1 और 3 के बीच में कोई डायरेक्ट एज आपका नहीं है जो उनको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बिकॉज देयर इज नो एज बिटवीन देम, जहां पे उनके बीच में किसी तरह का कोई एज नहीं है। सॉरी, 1 यहाँ पे 2 एंड 3 भी नहीं है, 2 एंड 3 भी नहीं है, बिकॉज उनके बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं है आपका। इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये एडजेसेंट नहीं है। 1 एंड 3 तो एनी विच वेज नहीं हो सकते, क्योंकि वो दोनों के लिए पाथ ही दो एक से ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जैसे सारे के सारे आपस में कनेक्टेड है यूजिंग 1 एजेस, तो ये सारे जहां जहां पे कनेक्टेड है वो एडजेसेंट है एक दूसरे के साथ। लेकिन 2 और 3 क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इन दोनों को हम कह सकते हैं ये नॉन एडजेसेंट है, जबकि सेम इज ट्रू फॉर 1 एंड 3 एज वेल। देन एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं पाथ। तो पाथ क्या होता है, तो पाथ होता है अ सीक्वेंस ऑफ एज जो आपको एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने में मदद करता है। जैसे अगर मुझे 1 से लेके 3 तक जाना है, तो मेरे पास क्या पाथ हो सकता है, एक पाथ होगा 1 0 0 3, 1 से 0 0 से 3, यानी एक एज ये वाला, एक एज ये 0 3 वाला। दूसरा एक और पाथ है 1 2 2 0 0 3, यानी इस पाथ के थ्रू भी हम 3 तक पहुंच सकते हैं फ्रॉम 1। यानी 1 से लेके 3 तक पहुंचने के हमारे पास कितने पाथ है, हमारे पास 1 से लेके 3 तक पहुंचने के हमारे पास 2 पाथ है। अब यही जो आपका पाथ है ना, ये पाथ ही हम लोग बाद में देखेंगे कि ग्राफ में यही एक नोड से दूसरे नोड या एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने के हमारे पास बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। तो उसमें हम लोगों को फिर मिनिमम वाला निकालना पड़ता है। तो वो मिनिमम वाला जब निकालते हैं, और ऐसे ही मिनिमम मतलब आपके जो मिनिमम कॉस्ट का, वो तो फिर बाद में कॉस्ट वाली बात आ जाती है, लेकिन ऐसे ही मिनिमम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सब मतलब ग्राफ के मिनिमम हम लोग स्पैनिंग ट्रीज निकालते हैं। तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो डिफरेंट, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग पाथ अगर देखो, शॉर्टेस्ट पाथ देखो, तो 1 से 3 का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, 1 0 0 3, ये 2 वर्टिसेस का है। जबकि ये वाला जो है ये कितने वर्टिसेस को कैप्चर कर रहा है आपका, सॉरी कितने एजेस को लेके चल रहा है, ये 3 को लेके चल रहा है। तो 3 एंड 2, तो ऑब्वियसली आपका जो 2 है वो आपका शॉर्टेस्ट होगा।
बट यहाँ पे वो इसलिए हम लोग मतलब थोड़ा जेनेरिक हो जाता है बिकॉज हमारा ये वेटेड ग्राफ नहीं है, यानी हर एज का अपना कोई वेट या कॉस्ट नहीं है। अगर वेट या कॉस्ट होता और तब हम लोग अगर इसको देखते तो हो सकता है कि ये 3 एजेस होने के बावजूद ये कम कॉस्ट पड़ता कंपेयर टू ये 2 एजेस होने के, तो वो डिफरेंट वेटेड ग्राफ में फिर ये थोड़ा सा बदल जाता है। दूसरा एक और तरह का टर्म आप सुनोगे कभी कभी ग्राफ में, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हम जिस ग्राफ को देख रहे हैं ना, इस ग्राफ को हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या हुआ, जहां पे कि आपका ये एज यानी 0 3 या 3 0 दोनों सेम है। 0 3 इज इक्वल टू 3 0, मतलब दोनों सेम है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि हो सकता है आपका 0 3 में एक एरो होगा, 0 से 3 की तरफ का आपका ये एज होगा। तो 0 3 का जो एज है दैट इज नॉट इक्वल टू 3 0 का एज। हो सकता है 0 से 3 तक पहुंचने का आपके पास रास्ता हो, लेकिन 3 से 0 वापस आने का आपके पास रास्ता ना भी हो सकता है। तो वहां पे अगर हमारे पास ये जो एजेस हैं ये अगर डायरेक्टेड होता है, यानी उनका डायरेक्शन अगर स्पेसिफाइड होता है, तो ऐसे ग्राफ्स को हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ्स। और वहां पे एक पर्टिकुलर एज जिस डायरेक्शन में होगा हम उसको उसी तरह से नोटिफाई करेंगे। अगर ये 1 से 0 की तरफ डायरेक्टेड है तो हम उस एज को 1 0 कहेंगे, ना कि 0 1, क्योंकि वो 0 से 1 की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, वो 1 से 0 की तरफ डायरेक्टेड है। तो ऐसा अगर होता है तो दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ना ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, ये 2 तरीके से किया जा सकता है। तो हम ग्राफ के अगर ग्राफ को रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ 2 तरीके से यूजुअली किया जाता है। एक जिसको हम कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एक मिनट, इसको पहले मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक होता है जिसे हम कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे क्या मतलब हम उसको नोटिफाई कर रहे हैं 2 अलग अलग इलस्ट्रेशंस की मदद से। एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो गई और दूसरी हमारी हो गई एडजेसेंसी लिस्ट। तो ये 2 तरीके से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आइदर एज अ मैट्रिक्स फॉर्म या एज अ लिस्ट फॉर्म। ठीक है, एडजेसेंसी ग्राफ में या एडजेसेंसी मैट्रिक्स में अगर हम किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करें तो वो कैसा दिखता है, तो वो हम इस इलस्ट्रेशन से देखेंगे। और अगर हम उसे लिस्ट के फॉर्म में अगर दिखाना चाहते हैं तो वो कैसा दिखाएंगे, वो हम यहाँ पे एक दूसरे इलस्ट्रेशन के थ्रू दिखाना चाहेंगे। ठीक है, ये 2 हमारे पास इलस्ट्रेशंस हैं जो कि आपको एडजेसेंसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने में हमें हेल्प करता है। तो अब यहाँ पे ये जो आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है ना, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहलाता है। ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स करता क्या है, तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपके ग्राफ को, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ को यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यूजिंग अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे कितने नोड हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं है, इस चीज को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ऊपर जो आपको ये रोज एंड कॉलम्स में दिख रहा है, ये आपके वर्टिसेस हैं 0 1 2 3, जो हमारे वर्टिसेस हैं, ये रोज में और कॉलम्स में दोनों में हम इसको दिखाते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या करता है, ये बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर नोड दूसरे किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स दूसरे पर्टिकुलर वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है या नहीं, एडजेसेंट है या नहीं, यानी कि वो आपस में एक एज के थ्रू कनेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, जैसे 0, यहाँ 0 और 0 का तो ये 0 ही होगा बिकॉज 0 इज द वर्टेक्स इटसेल्फ, इसका अपना कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है। ये आप कई बार बाद में देखोगे ग्राफ्स में, जहां पे कि एक सेल्फ एज भी होता है, यानी एक एज होता है जो इसी नोड से निकलता है और वापस घूम के इसी एज में आ जाता है। अगर वैसा होगा तो उसको कहते हैं सेल्फ एजेस कहते हैं। तो अगर सेल्फ एज होता तो फिर यहाँ पे 1 होता, बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, 0 अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, तो वो 0 है, मतलब किसी एज के थ्रू, तो 0 है। अब 0 एंड 1 में हमारे पास एक एज है, तो हमने यहाँ पे 1 से मार्क कर लिया। 0 एंड 2 में एक एज है, तो 0 एंड 2 में उसको मार्क कर लिया। 0 एंड 3 में एक एज है, तो उसको भी मार्क कर लिया। सेम अब हम 1 को एज अ नोड या वर्टेक्स लेके चलेंगे और बाकी के साथ उसका एडजेसेंसी देखेंगे। तो 1 क्या 0 के साथ कनेक्टेड है, हाँ ये कनेक्टेड है, तो यहाँ 1 किया। 1 अपने आप के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वहां 0 हो गया। फिर 1 2 के साथ कनेक्टेड है, वहां पे 1 हो गया। 1 3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो वहां पे 0 हो गया।
सिमिलरली 2 के लिए और 3 के लिए भी सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपकी दी हुई है। तो 3 सिर्फ आपका 0 के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वहां पे 1 है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो आप एक ग्राफ को इस तरीके से एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है आपका जिसमें कि हम एरे ऑफ लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो एरे ऑफ लिंक लिस्ट क्या होता है? यहाँ पे आपके वर्टिसेस होते हैं और वो वर्टिसेस जितने भी आपके वर्टिसेस हैं उनका एक एरे बनता है। और ये एरेज इंटर्न क्या होते हैं? ये एरेज ऑफ लिंक लिस्ट होते हैं। जैसे जीरो, जीरो किसके साथ कनेक्टेड है? तो 0 1 के साथ कनेक्टेड है, 0 2 के साथ कनेक्टेड है, 0 3 के साथ कनेक्टेड है। तो इसका जो लिंक लिस्ट होगा वो 0 1 2 3 सबके साथ कनेक्टेड है। इसलिए ये बता रहा है कि इसका हेड जो है वो बता रहा है कि कौन सा नोड है, कौन सा वर्टेक्स है और वो किन के साथ कनेक्टेड है, उन सबका यहाँ पे एड्रेसेस या उन सबका नोड्स यहाँ बनाया गया। सिमिलरली 1 किसके साथ कनेक्टेड है? 0 के साथ और 2 के साथ। तो इसका जो एडजेसेंसी लिस्ट बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। सिमिलरली 2 कनेक्टेड है 0 और 1 के साथ, उसका इस तरीके से बना। 3 कनेक्टेड है 0 के साथ, उसका सिर्फ ये लिस्ट बना। तो इस तरह से अगर हम लोग लिंक लिस्ट के फॉर्म में अगर अपने एडजेसेंसी को डिनोट करें और उसको अगर शो करें तो दिस इज कॉल्ड एन एडजेसेंसी लिस्ट। और अगर ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में शो करें, ये एक्चुअली दोनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है और एक एरे ऑफ लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों को ही हम चेक करते हैं और ये दोनों फॉर्म में हम ग्राफ को अगर चाहें तो हम लोग वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स आप, लेकिन मैं उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा जो कि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम वगैरह को समझने में हमें हेल्प करेगा, और वो होता है स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री पहले हम ये जान लें कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। तो हम लोग वहां पे इस चीज को पहले जान लें। तो यहाँ पे हमारे पास स्पैनिंग एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री का ये हमारा स्लाइड है जिसको कि हम यहाँ पे देखें। ये हमारा स्पैनिंग एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए हम लोग इस स्लाइड को बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को ना स्पैनिंग और मिनिमम स्पैनिंग ट्री को जब हम देखें तो हम लोगों को ना दो चीजों का हमें मतलब समझना पड़ता है। पहला कि एक दो तरह के ग्राफ्स को हम लोगों को समझना पड़ता है जिससे कि हम लोगों को फिर हेल्प होती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में समझने में। तो ये दो तरह के जो ग्राफ्स है ना, इन दो तरह के ग्राफ्स को हम कहते हैं, इनको कहा जाता है, पहले तरह के ग्राफ को कहा जाता है आपका अनडायरेक्ट या अनडायरेक्टेड ग्राफ, जो अभी तक हम लोग जिसको देख रहे थे। तो ये हो गया आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ। पहले इस चीज को समझेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, और उसके बाद हम दूसरी चीज को समझेंगे विच इज कॉल्ड है कनेक्टेड ग्राफ। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया, ये हो गया आपका कनेक्टेड ग्राफ। ये दो, तो इन दो इलस्ट्रेशन से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है और आपका कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का एक एग्जांपल है, और हमारे पास एक होगा जिसको हम कहेंगे कनेक्टेड ग्राफ, और हम उसका एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। तो ये दो इलस्ट्रेशन से हमें समझने में हेल्प होगा कि अनडायरेक्टेड और कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो अगर हम एक अनडायरेक्टेड ग्राफ को कहें ना, तो इसमें हम कहते हैं कि इसमें जो एजेस होते हैं वो किसी डायरेक्शन में पॉइंटेड नहीं होता। जैसे मैं पहले बता रहा था डायरेक्टेड के केस में कि कोई एज होगा, अगर वो किसी डायरेक्शन में पॉइंटेड है तो हम उस एज को सिर्फ उस डायरेक्शन के बेसिस पे ही कंसिडर कर सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में नहीं कर सकते अंटिल इट इज अ बाई डायरेक्शनल एज। तो वो नहीं हो सकता। अगर ए से बी की तरफ एक एरो होता तो हम उसको कहते हैं एक डायरेक्टेड ग्राफ और वो डायरेक्टेड एज होता, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई डायरेक्शन है नहीं। तो ए बी एंड बी ए आर बोथ सेम। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। और कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? तो कनेक्टेड ग्राफ कहता है कि जिसमें एक ऐसा ग्राफ जिसमें देर इज ऑलवेज अ पाथ फ्रॉम अ वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स, यानी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने का आपके पास कोई ना कोई एक रास्ता होना चाहिए। तो उसको हम लोग कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो हमारे लिए अगर कनेक्टेड ग्राफ को अगर हम या अनडायरेक्टेड ग्राफ को अगर पहले हम लोग थोड़ा सा लिख लें या इसको समझने के लिए, ताकि हम लोग आगे हेल्प हो जाए, तो हम लोग इसको कहते हैं इट इज अ ग्राफ इन विच नो एजेस आर डायरेक्टेड, या हम इसको कह सकते हैं इन विच एजेस डू नॉट पॉइंट इन अ डायरेक्शन। इसको कहेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ।
और कनेक्टेड ग्राफ क्या हो जाएगा? तो कनेक्टेड ग्राफ को हम कहेंगे इट इज अ ग्राफ where there is always a path from one vertex to another. तो किसी भी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने का आपके पास हमेशा कोई ना कोई एक पाथ होता ही है। ठीक है, तो ये हमारा ये कनेक्टेड ग्राफ है। तो ये दो हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझने हैं कि ये क्या होते हैं, सो दैट कि हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री को जब समझे तो हम लोग को समझ में आए। अब स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो पहले स्पैनिंग ट्री समझ ले। स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ। किसी भी अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ, दो चीजों को ध्यान रखिएगा, अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ, जो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि अनडायरेक्टेड क्या होता है, कनेक्टेड क्या होता है। तो स्पैनिंग ट्री को हम कहते हैं कि इन एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ, जो सब ग्राफ्स हम निकाल सकते हैं उनको हम स्पैनिंग ट्री कहते हैं। लेकिन ये जो सब ग्राफ्स होंगे, ये हमेशा जितने भी सब ग्राफ्स आप निकालो उसमें सारे वर्टिसेस जो आपके ग्राफ के ओरिजिनल ग्राफ के हैं वो सबके सब होने चाहिए विथ मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, अगर आपका वो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस को लेके आप जो सब ग्राफ बना रहे हो, अगर उसमें कोई भी एक वर्टेक्स अगर छूट गया तो वो आपका स्पैनिंग ट्री नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसमें कहें स्पैनिंग ट्री का अगर हम डेफिनेशन छोटा सा लिखें, स्पैनिंग ट्री क्या होता है, इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद स्पैनिंग ट्री को देखते हैं। स्पैनिंग ट्री में हम कहते हैं कि इट इज a subgraph, it is a subgraph of an undirected connected graph, undirected connected graph which includes all vertices of the graph with minimum possible number of edges. ठीक है, if a vertex is missed then it is not a spanning tree. ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम मिला के कहते हैं कि ये एक स्पैनिंग ट्री होता है। क्या कहता है कि एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ में जितने भी सब ग्राफ्स आप निकाल सकते हो, जिसमें कि सारे के सारे हर सब ग्राफ में सारे के सारे वर्टिसेस होने चाहिए विद द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस आउट ऑफ दैट ग्राफ बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्पैनिंग ट्री। अब यहाँ पे अगर किसी भी स्पैनिंग ट्री का मतलब अगर आप किसी स्पैनिंग ट्री को बनाते हो और उसमें अगर कोई वर्टेक्स मिस हो गया ओरिजिनल ग्राफ से, तो वो आपका स्पैनिंग ट्री नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एक छोटू सा अगर यहाँ पे एक ग्राफ ले लें और उस ग्राफ के पॉसिबल जितने भी स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं उनको अगर हम लोग लें, तो ये मान लो अगर मेरा एक ग्राफ है और इस ग्राफ के पॉसिबल स्पैनिंग ट्री कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके पॉसिबल स्पैनिंग ट्री हो सकता है ये एक स्पैनिंग ट्री हो सकता है, एक और स्पैनिंग ट्री हो सकता है ये, जिसमें कि एक और एज को वहां पे रिमूव करके दूसरे को वहां पे ले आया गया है, ये भी एक स्पैनिंग ट्री हो सकता है। एक मतलब ऐसे 3-4 आपके हो जाएंगे, सब सिमिलर तरह के दिखेंगे लेकिन सब में नंबर ऑफ एजेस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस हमेशा सेम होगा। एक और ले लेते हैं, ये सारे के सारे जो है ये आपके इस स्पैनिंग ट्री, इस ग्राफ के स्पैनिंग ट्री होंगे। हम एक्चुअली इसको हटा के यहाँ से एक और ले लेते हैं, ये वाले को एज एग्जांपल लेते हैं, इस ग्राफ को लेते तब एक और स्पैनिंग ट्री इसका भी आ जाएगा। तो इसका एक और स्पैनिंग ट्री आपका बन सकता है ये वाला, ये इसका एक स्पैनिंग ट्री हो सकता है, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक और हो सकता है, नहीं यहाँ पे ये हो सकता है, और एक ये कनेक्टेड नहीं है ना। ठीक है, मतलब इतने पॉसिबल आपके पास है, और भी हो सकते हैं, जैसे कि हम अगर इसको Z की तरह ले लें, जैसे ये आपका BCAD ऐसा भी बन सकता है, BCAD ऐसा वाला एक, या DCAB जो भी कह लो,
इस तरह का एन शेप का अगर चाहिए तो वो भी बन सकता है। तो वो सब चीजें भी हमारी अगर जरूरत हो तो हम लोग उनको भी बना सकते हैं। मतलब द पॉइंट बीइंग दैट इज कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है विच इज एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ, तो उसमें से जितने भी ऐसे पॉसिबल सब ग्राफ आप निकाल सको, सब ग्राफ निकालते वक्त ध्यान क्या रखना है कि सारे आपके वर्टिसेस होने चाहिए उन सब ग्राफ्स में, और मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस का इस्तेमाल करके आपको सारे वर्टिसेस को कनेक्ट करना है। तो ऐसे जितने भी यूनिक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उन सारे को हम लोग क्या कहेंगे, उन सबको कहेंगे इसका स्पैनिंग ट्री। ठीक है। अब स्पैनिंग ट्री जो होता है, ये स्पैनिंग ट्री हम इसमें निकालते हैं, लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है ना, जिसमें हम लोग कहते हैं, मतलब इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सी है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हमारा ये जो अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ जो हमने यूज किया था, ये वेटेड ग्राफ नहीं है। वेटेड ग्राफ होने का मतलब क्या होता है कि आपका जो ग्राफ का एज है, हर एक एज का अपना एक वैल्यू होता है जिसको वेट या कॉस्ट कहा जाता है। अब ये वेट और कॉस्ट क्या होता है, ये एक आर्बिट्ररी वैल्यू होता है। ठीक है। अब जैसे अगर ये नेटवर्क हुआ, अगर मान लो आप इस ग्राफ को एक नेटवर्क समझ लो, यानी ये एक नेटवर्क के डिफरेंट नोड्स हो गए, और ये आपस में ये जो एजेस है ये दो नोड के बीच का कनेक्टिविटी है। तो ये यहाँ पे तो वेट का क्या हो सकता है, वेट हो सकता है उसके बीच का बैंडविड्थ हो सकता है, उसके बीच का जो लेटेंसी होता है या जो टाइम लगता है उसको डेटा ट्रांसफर करने में, तो कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस हो सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्सिक्यूटिव या साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो मतलब इट इज अ वेट जो होता है वो बेसिकली उसका कोई मतलब आर्बिट्ररी हम लोग किसी तरह के उसके वैल्यू को यूज कर सकते हैं जिससे कि हम लोग उसको एज अ कॉस्ट दे सके उन एजेस का। तो ऐसे केसेस में जब हम लोग स्पैनिंग ट्री को निकालते हैं ना, तो उन स्पैनिंग ट्रीज में आपका अलग अलग निकलेगा। तो हो सकता है कि आप अगर इस स्पैनिंग ट्री को और ये पांचों स्पैनिंग ट्री को देखो और उनका जो जो एजेस इस्तेमाल हुआ है, तो हर एज का अपना कॉस्ट होगा। तो आप अगर उस टोटल कॉस्ट को निकालो हर स्पैनिंग ट्री का, तो हो सकता है कि हर स्पैनिंग ट्री का जो कॉस्ट होगा ना वो डिफरेंट निकलेगा। तो उसमें से जो सबसे मतलब चीपेस्ट होगा, यानी जिसका कॉस्ट सबसे कम होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, जब सब सारे को हम लोग ले लेंगे तो हम लोग उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे हम लोग वहां पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है। मिनिमम का स्पैनिंग ट्री हम लोग उसको कहेंगे। तो इसी को हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं स्पैनिंग ट्री खाली कर देता हूँ और अगले पेज में मैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री को बना दूंगा। अगले में मैं इसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, मिनिमम स्पैनिंग ट्री को हम कहते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज द spanning tree which in which the sum of the weight of the edges is as minimum as possible। ठीक है। तो इसमें कहते हैं minimum spanning tree, it is a spanning tree in a weighted undirected connected graph in which the sum of weight of the edges is as minimum as possible। ठीक है। तो इसको हम लोग जब देखेंगे अभी इलस्ट्रेशन के थ्रू तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। तो अगर हम एक वेटेड अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ को लें, एक एग्जांपल, तो हम लोग जो पिछला बार वो स्क्वायर वाला ले रहे थे उसी को अगर हम लोग ले लें इसको, तो हमारे पास यहाँ पे इसके पॉसिबल कौन कौन से स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ स्पैनिंग ट्रीज देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऑफ स्पैनिंग ट्री जो यहाँ पे एक निकाला है मैंने। एक दूसरा स्पैनिंग ट्री ये हो सकता है, ये दूसरा स्पैनिंग ट्री हो सकता है। यहाँ पे आपका एक और तीसरा स्पैनिंग ट्री हो सकता है। ये एक स्पैनिंग ट्री हो सकता है। देन उसके बाद एक और स्पैनिंग ट्री हमारा ये हो सकता है, ये स्पैनिंग ट्री हो सकता है। अब हम लोग अगर इस चार स्पैनिंग ट्री को देखें, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये चार हमारे पास डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज हैं जो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। अब इसमें से अगर हम ये कहें कि इसमें से हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा है, तो हम लोग इसके जो टोटल एजेस के जो सम है ना उसको देख के ही पता कर सकते हैं कि कौन सा आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है।
तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास अगर ये वेटेड अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है जहां पे हर वेट एज का अपना एक वेट है या कॉस्ट है, जब आप इसका स्पैनिंग ट्री निकालोगे तो स्पैनिंग ट्री निकालना का जो लॉजिक है वो तो सेम ही रहेगा कि आपके पास सब ग्राफ्स आप निकालोगे जहां पे कि सारे के सारे एजेस या सारे के सारे वर्टिसेस हमेशा आपके रहने चाहिए हर सब ग्राफ में, और मिनिमम नंबर ऑफ एजेस का इस्तेमाल होना चाहिए सारे वर्टिसेस को जोड़ने के लिए। तो वो अगर आप ऐसे यूनिक सब ग्राफ्स निकालो तो वो आपके स्पैनिंग ट्रीज हो जाते हैं। अब क्योंकि ये वेटेड ग्राफ है तो जो स्पैनिंग ट्रीज होंगी, हर स्पैनिंग ट्री के जो एजेस जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी अपना वेट होगा। तो टोटल इस स्पैनिंग ट्री का जो वेट होगा वो टोटल है सारे एजेस का, एजेस के वेट का। तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे, सारे स्पैनिंग ट्रीज के जो एजेस का वेट है उसको सम कर लेंगे। जैसे ये 5 + 4 9 + 2 11, यहाँ पे 5 + 4 9 + 1 10, यहाँ पे 4 + 1 5 + 2 7, यहाँ पे 5 + 2 7 + 1 8। तो ये आपके अलग अलग स्पैनिंग ट्रीज जो है ये आपके निकल गए। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपका जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा वो कौन सा होगा, दैट वुड बी दिस वन। तो यहाँ पे हमारा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसको हम लोग उसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो जाएगा इस जगह पे। तो ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया। आउट ऑफ ऑल द स्पैनिंग ट्रीज जो हम लोगों ने निकाला, ये उसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। अब ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो होता है ना, इसको निकालने का या इसको निकालने के लिए मतलब ऐसे हम लोग अलग अलग सारे स्पैनिंग ट्रीज बैठ बैठ के खोजते रहे, जितना पॉसिबल स्पैनिंग ट्री है सबका फिर एज कैलकुलेट करें और फिर सारे को मतलब सम निकाले, फिर उसमें के अंदर से सारे का वेट को कंपेयर करके देखें कौन सा सबसे मिनिमम है। ये मतलब बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है ना, कुछ एल्गोरिदम्स है जो कि आपको ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही दो एल्गोरिदम्स हैं जिसको कि हम लोगों को पढ़ना है। पहला उसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री को निकालने का जो एल्गोरिदम है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम। तो प्रिम्स एल्गोरिदम जो है ये एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने का एल्गोरिदम है जो कि एक ग्राफ को एज ए इनपुट लेता है और उसमें से उन एजेस के सबसेट को निकालता है जहां पे कि आपका जो स्पैनिंग ट्री बने, इट इंक्लूड्स एवरी वर्टेक्स and has the minimum sum of weights among all the trees that can be formed from the graph. तो ये हमारा प्रिम्स एल्गोरिदम का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, प्रिम्स एल्गोरिदम फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए प्रिम्स एल्गोरिदम क्या कहता है? तो प्रिम्स एल्गोरिदम का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग पहले एक छोटा सा इसका एग्जांपल, जिस ग्राफ को हम लोग अभी चेक करने वाले हैं, जिसको कि हम लोग मिनिमम उसका निकालेंगे, उसका मैं पहले यहाँ पे ये डायग्राम आपको डाल देता हूँ। और ये स्टार्टिंग हमारा इनिशियल वैल्यू ग्राफ ये होगा। और मैं यहाँ पे आपको प्रिम्स एल्गोरिदम का बेसिक प्रीमाइस यहाँ पे नोट डाउन करा लेता हूँ कि बेसिक इसका प्रीमाइस क्या होता है। तो इसका बेसिक प्रीमाइस क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। तो प्रिम्स एल्गोरिदम में जो स्टेप्स होते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम के, तो वो क्या होता है? स्टेप्स होता है आपका, पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है इनिशियलाइज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री विथ अ वर्टेक्स chosen at random। मतलब रैंडमली हम लोग किसी भी एक वर्टेक्स को पहले चूज कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप क्या कहते हैं? फाइंड ऑल एजेस दैट connects the tree to the new vertices and find the minimum and add it to the tree। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा? पहले आप एक नोड को लोगे या वर्टेक्स को लोगे रैंडमली किसी को भी। अब वो वर्टेक्स जितने भी दूसरे वर्टेसेस के साथ कनेक्टेड है
उन सारे एजेस को देखो जो आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ, और उसमें से जो सबसे छोटा वेट का जो एज होगा उसको पिक करो और उसको अपने ट्री में ऐड कर लो, ठीक है, एज अ स्पैनिंग ट्री का मेंबर उसको ऐड कर लो, और फिर स्टेप्स को रिपीट करते रहो। तो ये स्टेप्स को रिपीट करते रहो। उसके बाद तो थर्ड स्टेप हो जाएगा हमारा ये रिपीट स्टेप 2 until we get a minimum spanning tree, ठीक है। तब हमारे पास ये हमारा स्टार्टिंग हमारा ग्राफ है, जिसको कि हम लोगों ने एक वेटेड ग्राफ बना के रखा हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहला स्टेप आते हैं, पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से किसी भी एक नोड को रैंडमली हम लोग पिक कर लेंगे एज द स्टार्टिंग नोड। तो लेट्स पिक नोड सी। तो ये हमारा नोड सी जो है ये हमारा फर्स्ट नोड, हमने फर्स्ट स्टेप में उसको पिक कर लिया, ठीक है। ये पिक कर लिया मैंने इसको। सबसे पहला हम लोग स्टेप 1 वो था हमारा जो हमारा एल्गोरिथम जो ग्राफ है हमारे पास। स्टेप 2 में हमने क्या किया, पूरे ओवरऑल प्रोसेस में हमने इस सी नोड को एज अ स्टार्टिंग नोड हमने इसको पिक किया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस नोड से कनेक्टेड जितने भी हमारे एजेस हैं उन सबको हम आइडेंटिफाई करेंगे। यानी सी से कनेक्टेड कौन कौन से एजेस है, ए वाला एज है, बी वाला है, डी है, ई है, एफ है, यानी सी सबके साथ कनेक्टेड है। अब सारे नोड्स के साथ जब ये कनेक्ट हो रहा है ना, तो सबके साथ देखो यहाँ पे कोई ना कोई एक वर्टेक्स तो है जिसके सबके साथ कनेक्ट हो रहा है, और हर एज का कोई ना कोई एज वेट है। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि इसमें से जितने भी नोड्स के साथ ये कनेक्टेड है डायरेक्टली, उनके वेट्स में को एजेस के वेट्स को चेक करना है। जो सबसे कम वेट वाला एज होगा ना उसको लेना है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर जो मिनिमम वेट वाले जो एजेस हैं वो अगर एक से ज्यादा हो तो किसको लोगे? तो उसको कहा जाता है कि वी पिक द मिनिमम वेट एज ऑन रैंडम। अगर एक से ज्यादा अगर आपके पास है तो कोई भी एक आप ले सकते हो, क्योंकि एनी विच वेज वो बाद में आपका पार्ट बनेगा ही। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग बी को ले लेते हैं, जो कि इसका यहाँ पे 2 था, बी और सी, एंड सी एन ई जो 2 का था, बाकी ये 4 था, 3 था, यहाँ 4 था। तो सारे में से जो एजेस का सबसे कम वैल्यू था वो कौन सा था, बी सी जो 2 का था, और सीई ये भी 2 का था। तो हमने एक स्टेप लिया विच इज आपका बी सी वाला, तो उसको हमने पिक कर लिया। अब हमारा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है ना वो ये वाला है बीसी। अब ये आपको जो अगली बार चेक करना है एजेस जो मिनिमम के लिए, वो अब सिर्फ सी के साथ चेक नहीं करना है, वो बी वाला भी चेक करना है। यानी अब आप किसको किसको चेक करोगे, ये तो ऑलरेडी हो गया, अब सी ए चेक कर सकते हो, सी डी चेक कर सकते हो, सी एफ चेक कर सकते हो, सी ई चेक कर सकते हो, और बी ए भी चेक कर सकते हो, क्योंकि अब आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ये बी वाला भी एज अ मेंबर है। तो अब अगर हम लोग इसमें भी अगर सबको देखें तो इसका कितना है 4, ये 4, ये 3, ये 4 और ये 2। तो अब हम लोगों को कौन सा मिनिमम पाथ मिलता है, ये वाला सीई। तो हम क्या करेंगे, इसे अपने ट्री में ऐड कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे ट्री में ऐड कर लेंगे, सी को, सॉरी ई को, और अगले स्टेप में हमारा वो हमारे पार्ट में आ जाएगा। तो ये अब हमारा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन रहा है, या स्पैनिंग ट्री कह लो, जो हमारा बन रहा है उसमें अब हमारा ई भी आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में अब जब हम एजेस को देखने लगेंगे तो अब बी सी ई सबके साथ जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनके एजेस को चेक करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये 4 वाला एक है जो बी के साथ जुड़ा हुआ है, सी के साथ ये 4 है, सी के साथ ये 3 है, यहाँ पे ये 3 है, ई के साथ जुड़ा हुआ ये आपका 3 है। तब हमारे पास जो मिनिमम है, ये दोनों तो 4 है, मिनिमम नहीं है। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है सी डी की, और एक पॉसिबल हमारे पास है ई एफ की। तो हम लोग किसी भी एक को ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पिक कर रहे हैं ई और एफ को। तो हम लोग यहाँ पे ई और एफ को पिक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 थे जो मिनिमम वेट वाले ग्राफ्स थे, सॉरी ट्रीज थे हमारे पास, जिसको कि हम कनेक्ट कर सकते थे। तो हम लोगों ने उस दोनों में से किसी एक को पिक किया एंड वी पिक ई एफ। तो अब हमारे पास ये बी सी ई एफ, ये हमारा स्पैनिंग ट्री तैयार हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट इस नए स्पैनिंग ट्री के हिसाब से सबको चेक करने लगेंगे। अब हमारे पास कौन कौन सा बच गया, 4 4, यहाँ पे एक है 3, F इज ऑलरेडी कनेक्टेड, तो हम लोग F को तो कनेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारे पास कौन सा बचा, A तक जाने के लिए BA CA, ये है दो ऑप्शंस 4 वेट का। फिर हमारे पास D तक जाने का CD और FD, ये दो पाथ है D तक जाने का, जो कि हमारे वर्टिसेस में भी एडेड नहीं है, तो ये दोनों का भी 3 है। तब हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि डी को कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली ए को कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ए का कॉस्ट ज्यादा है डी के कॉस्ट से, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डी वाले को कनेक्ट करेंगे। और डी वाले में भी कौन से को लेना है, जिसका मिनिमम कॉस्ट है, लेकिन देखते हैं हम कि दोनों का सेम है, तो दोनों का जब सेम है तो दोनों में से किसी भी एक को ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सी डी वाले को ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें से इस सी डी को हम अपने स्पैनिंग ट्री में ऐड कर लेंगे। तो ये सी डी हमारा स्पैनिंग ट्री में ऐड हो गया। तो अब हमारे पास ये हमारा स्पैनिंग ट्री तैयार हो गया। इसमें हमारे पास अब इसमें एक्चुअली सीडी को लिया गया और उसके बाद डायरेक्ट एक स्टेप में कर दिया गया है, मेरे पास बीच वाला वो इलस्ट्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे ये सीडी को 3 वाला जोड़ दिया गया और सी ए को ही ले लिया गया है 4 के लिए, क्योंकि ये दोनों 4 थे तो किसी एक को ले सकते हो। तो ये फाइनल आपका स्टेप हो गया। फाइनल स्टेप में अगर आप देखो तो अब हमारे पास ए बी सी डी ई एफ सारे के सारे हैं, और ये क्या कर रहा है कि इसका जो एजेस है, ये एजेस हम लोगों ने बेस्ड ऑन प्रिम के एल्गोरिदम के हिसाब से हम लोगों ने जो ये पाथ निकाला, ये सारे एजेस अब हमारे मिनिमम जो पॉसिबल एजेस का वेट लेके जो बन सकता था बेस्ड ऑन प्रिम्स एल्गोरिदम, हमने वो निकाला। तो अगर हम इसका देखें तो इसका कितना वेट निकल रहा है हमारे पास, इसका वेट निकल रहा है आपका 4 + 3 7 + 2 9 + 2 11 + 3 14, यानी इस पूरे टोटल स्पैनिंग ट्री का जो कॉस्ट है दैट इज योर 14। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने का लॉजिक है बेस्ड ऑन आपका प्रिम्स एल्गोरिदम। तो मैं ये एरोज मार्क कर देता हूँ कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा हम लोगों ने किया। इनफैक्ट ये करने की जरूरत नहीं, स्टेप्स लिखे हुए नीचे, तो जरूरत नहीं है। ये कॉस्ट जैसे मैंने बताया, ये कॉस्ट एक आर्बिट्ररी वैल्यू है, वो आर्बिट्ररी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे ये ग्राफ तो एक आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है ना, अगर जैसे मैंने बताया ग्राफ्स का यूज कहाँ होता है, ये ग्राफ को आप समझ सकते हो एज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर समझ सकते हो, इंटरनेट के राउटर्स को समझ सकते हो, आपके अलग अलग डिवाइसेस हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यूजर्स हो सकते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, 2 लोकेशंस हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ओवर द नेटवर्क, ये अलग अलग तरह के आपके सिस्टम्स हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप के बीच के रिलेशनशिप के कॉस्ट को बताता है। अब रिलेशनशिप क्या हो सकता है, किसी का बैंडविड्थ हो सकता है, किसी का डाटा ट्रांसफर स्पीड हो सकता है, किसी का टाइम हो सकता है, दो के बीच में आने जाने के लिए या उसके बीच में ट्रांसफर करने के लिए टाइम हो सकता है, बैंडविड्थ, लेटेंसी, बहुत सारी चीजें हो सकती है। दैट इज जस्ट एज एन आर्बिट्ररी वैल्यू जो हम लोग वहां पे यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं अगला टॉपिक जो लूंगा वो है इसी मिनिमम स्पैनिंग ट्री के ऊपर, लेकिन हम लोग उसको कहते हैं क्रूस्कल्स एल्गोरिथम। ये एक दूसरे तरह का एल्गोरिथम है जो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करता है, यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री को निकालने का ही एक तरीका है, लेकिन इसका नाम अलग है। इसको हम लोग कहते हैं क्रूस्कल एल्गोरिथम। मैं इसके स्टेप वाला बॉक्स को कॉपी कर रहा हूँ, हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्या करता है और कैसे उसमें हम लोग, जैसे अभी हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखा वैसे ही देखें। तो क्रूस्कल एल्गोरिदम में क्या होता है कि क्रूस्कल एल्गोरिदम में आपका इसको भी हम लोग एक तरह का ग्रीडी एल्गोरिदम कहते हैं, जो कि ऑप्टिमम आपका पाथ निकालता है, जो सबसे मिनिमम जिसकी कॉस्ट हो वो निकालता है। तो ये जो प्रिम्स क्रूस्कल आते हैं, ये सब ग्रीडी एल्गोरिदम्स की श्रेणी में आते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में हम लोग स्टार्ट करते हैं उस एज के साथ पूरे ग्राफ में। जैसे हम लोगों ने प्रिम्स में क्या किया था, रैंडमली हमने एक वर्टेक्स को लिया था। पहले हम लोग एक वर्टेक्स को लेते हैं और फिर उस वर्टेक्स से जितने कनेक्टेड एजेस हैं उनमें से जो सबसे कम वेट का होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं और अपने ट्री में उसको ऐड करते चले जाते हैं। क्रूस्कल एल्गोरिदम थोड़ा सा अलग है कि ये वर्टिसेस के कॉन्टेक्स्ट में ना सोच के ये एज के कॉन्टेक्स्ट में सोचता है। ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टार्ट फ्रॉम द एज विथ द लोएस्ट वेट,
जो लोएस्ट वेट वाला मतलब आपका एज होगा उसको हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ता है, इस मतलब इसको अगर हम लोग स्टेप्स के फॉर्म में लिखें तो ऐसा नहीं लिखेंगे। स्टेप्स के फॉर्म में हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट ऑल एजेस फ्रॉम लो टू हाई इन वेट, यानी जिसका जितना वेट है उस हिसाब से सबको असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर कर देंगे। सबसे छोटा कम वाला पहले, उसके बाद उस तरह से उसको ऑर्डर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टेक द एज विथ लोएस्ट वेट एंड ऐड इट टू द स्पैनिंग ट्री, ठीक है। इफ एडिंग द एज क्रिएट्स अ साइकिल, रिजेक्ट दैट एज, ठीक है। अभी बताता हूं कि साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है। और तीसरा स्टेप क्या कहता है कि कीप एडिंग एजेस अंटिल वी रीच ऑल वर्टिसेस, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहता है ना कि तुम्हारे ग्राफ है, उस ग्राफ में जितने भी एजेस हैं उन सारे एजेस को क्या करो, सबसे पहले तो उन सारे एजेस को उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जो उसका वेट होगा उस वेट को हम लोग क्या करेंगे, उस वेट को लेके जितने भी एजेस हैं उन सारे एजेस के वेट को लेके हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले ऑर्डर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे जो सबसे आपका मिनिमम जो वेट वाला जो एज होगा उसको हम लोग पिक करेंगे। अब यहाँ पे भी वही आएगा कि अगर मिनिमम वाला एज आपका एक से ज्यादा है तो किसी भी एक को ले लो, कोई भी एक को रैंडमली चूज कर लो, ठीक है। अब क्या करो, नेक्स्ट इसी चीज को रिपीट करते रहो। पहले सबसे जो कम कॉस्ट वाला एज है उसको ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट जो उससे महंगा एज है उसको लो, उसके बाद फिर उससे महंगा जो नोड है उसको लो। लेकिन जब जब तुम इस एज को ऐड कर रहे हो अपने स्पैनिंग ट्री में, ध्यान ये रखना है कि जो नया एज तुम ऐड कर रहे हो वो तुम्हारे स्पैनिंग ट्री में कोई साइकिल तो क्रिएट नहीं कर रहा। साइकिल किसको कहते हैं, जैसे अगर मैं इस एज को देखूं, इस ट्री को अगर देखूं यहाँ पे, तो ये क्या है कि ये एक साइकिल है। यानी अगर मैं यहाँ पे ये जैसे अगर मैं इस पीछे वाले में चला जाऊं जहां पे नंबर्ड है, जैसे ए बी सी हमें तीन है हमारे पास, अगर सिर्फ इसको समझ लो, अगर ए बी और सी ये कनेक्टेड होता, ए बी और बी सी इसके साथ अगर कनेक्टेड होता तो ये नॉन साइक्लिक ग्राफ होता। नॉन साइक्लिक ग्राफ या नॉन साइक्लिक ट्री जो भी कह लो उसको, यानी वो साइकिल क्रिएट नहीं कर रहा है। साइकिल क्रिएट कब होता है, जब आप एक नोड से दूसरे नोड तक आपको पहुंचने का एक से ज्यादा नंबर ऑफ आपके पास रास्ते होने लगते हैं, और वहां पे कहीं ना कहीं वो आपस में एक साइकिल फॉर्म कर लेते हैं या एक क्लोज्ड लूप फॉर्म कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक साइकिल है, ये पूरा का पूरा ग्राफ साइक्लिक ग्राफ है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ये एक साइकिल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट हो रहा है, ये चारों के चारों साइकिल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक साइक्लिक ग्राफ है। जबकि हम लोग जब अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री को बनाएंगे यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिदम, जहां पे कि हम लोग एजेस को लेंगे और एजेस के जो सबसे कम एज वेट वाला एज को पहले लेंगे, फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते बढ़ते एजेस को बस अपने स्पैनिंग ट्री में जोड़ते चले जाएंगे। जोड़ते वक्त सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अगर आपने जिस एज को जोड़ा वो अगर आपके स्पैनिंग ट्री में साइकिल क्रिएट कर रहा है तो उसको रिजेक्ट कर दो, अगर साइकिल क्रिएट नहीं कर रहा है तो ऐड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास ये अगर हमारा ग्राफ है, इसको अगर हमें क्रुस्कल एल्गोरिदम के लॉजिक के हिसाब से अगर हमें इसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालनी है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग चलो मेंटली ये मान ले कि ये हमारा ऑर्डर्ड है बेस्ड ऑन हमारा ग्राफ का वेट्स। तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट एजेस कौन से हो गए, ये 2 वाला दोनों है, ये दो 2 वाले जो एजेस हैं इनको हम लोग लेंगे। तो हम लोग इसमें से किसी एक को पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ लेफ्ट वाले को ले रहा हूँ पहले, मैं ये पहले लेफ्ट वाले को ले रहा हूँ एज फर्स्ट इनिशियल स्टेप। ये वाले को मैंने लिया जिसका कि सबसे स्मॉलेस्ट मेरा साइज था। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है कि इसी लिस्ट में जो अगला स्मॉलेस्ट एज वाला है
स्मॉलेस्ट वेट वाला जो एज है, तो वो ऑब्वियसली ये 2 वाला ही होगा जो मेरे पास बचा हुआ है। और अगर मैं इसको अपने इस ग्राफ में ऐड भी कर दूं इस एज को, तो वो साइकिल क्रिएट नहीं करे, तो मेरे लिए वो सेफ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करूंगा कि अगले स्टेप में मैं उस पर्टिकुलर एज को अपने इस स्पैनिंग ट्री का पार्ट बना दूंगा। ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, दोनों मेरे ऐड हो गए। अभी तक ये सबसे स्मॉलेस्ट एजेस थे और अभी तक इन्होंने साइकिल क्रिएट नहीं किया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है अब 3 वाले। 3 वाले कौन कौन से हैं? एक ये वाला 3 का है, एक ये वाला 3 का है, लेकिन इसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये अगर हम क्लिक करें इसको, क्योंकि ये वर्टिसेस अभी हमारे पास इस ट्री का पार्ट नहीं है। तो हमारे पास जो ट्री का पार्ट है जो कि इसमें जुड़ सकता है 3 का, वो ये वाला है और ये वाला, ये दोनों में से हम किसी को भी ले सकते हैं। तो मैं ऊपर वाले को ले लेता हूँ। हमारे पास क्योंकि 2 ऑप्शंस थे तो मैंने ऊपर वाले को लिया और उसको फिर मैं यहाँ पे अपने इस ग्राफ का सब ट्री के पार्ट में उसको डालता हूँ। और ये भी मेरे लिए ये ऊपर वाले को मैंने लिया और ये भी मेरा साइकिल क्रिएट नहीं कर रहा है, यानी अभी भी ये हमारा स्टेप सही चल रहा है। नेक्स्ट अब हमारे पास जब ये कनेक्ट हो गया तो अब हमारे पास 2 और 3 वाले नोड्स बचे हुए हैं या एजेस बचे हुए हैं जिसको कि हम लोग ले सकते हैं। तो उसमें भी हम क्या करेंगे कि इस 3 को ले लेते हैं, पहले इसको पहले लेते हैं। तो अगर मैं उसको लूंगा तो मेरा अगला जो रिजल्टेंट मेरा ट्री बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। उस नोड को जोड़ने, उस एज को जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके का मेरा अगला स्टेप बना जिसमें मैंने इसको जोड़ दिया, ये वाले को। और अभी भी ये साइकिल नहीं बना है। नेक्स्ट 3 के बाद मैं, ये 3 है, एक और है मेरे पास एज जो कि 3 है, जो ये वाला है। इस एज को भी अगर मैं लेता हूं, यहाँ पे जो मेरा ये एज है ये भी 3 है, ये एक 3 को मैंने ले लिया, इस 3 को मैंने ले लिया। अब मेरे पास बचा ये वाला 3। अगर मैं उस एज को ऐड कर लूंगा ना, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, इस जगह पे जुड़ जाएगा और वो फिर क्या फॉर्म कर देगा, वो फॉर्म कर देगा साइकिल। तो जब मैं इस एज को कंसिडर करूंगा तो मैं देखूंगा कि इस एज को अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो अगर इस नोड में हम उसको ऐड कर दें तो वो हमारे साइकिल को फॉर्म करता है। तो अगर वो साइकिल को फॉर्म कर रहा है तो हमें उसको क्या करना है, उसको हमें रिजेक्ट कर देना है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है 4 वाले सारे को चेक करते हैं। 4 वालों को चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो 4 वाले में हमारे पास ये एक ऑप्शन है जिसको कि हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ले लें, तो अगर हम इस चीज को यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो आप देखोगे कि ये आपका एक साइकिल यहाँ पे बनने लगेगा, ये एक साइकिल यहाँ बन जाएगा। तो यानी इसको हमें रिजेक्ट करना होगा। तो हमने इस 3 को रिजेक्ट किया, इस 4 को रिजेक्ट किया। अब हमारे पास बचा कौन सा है, ये 2 नोड्स हमारे पास बचे हुए, या ये दोनों एजेस हमारे पास बचा हुआ है। ये भी 4 का है, ये भी 4 का है। तो ये 2 हमारे पास बचे हुए हैं। अब हम चाहें तो आइदर इसको ले लें या इसको ले लें। मैंने इस इलस्ट्रेशन में हम लोगों ने 4 वाले को लिया हुआ है, दूसरा जो ऊपर वाला है उसी को लिया हुआ है ताकि वो हमारा कनेक्ट हो जाए। ऊपर वाले को लिया हुआ है विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि दोनों से कॉस्ट में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इस वाले को लिया, तो यहाँ पे हमारा ये भी कनेक्ट हो गया। तो अगर आप देखो तो इसमें जो करने का जो हमारा तरीका था, जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री तक पहुंचने का जो तरीका था वो डिफरेंट था। हम लोग एज को लेके चल रहे थे, सबसे छोटे एज को लिया, फिर उससे उसके साथ जोड़ते चले गए अगले छोटे एज को, और तब तक जोड़ते चले गए अगले अगले को जब तक कि हम लोगों को साइकिल ना मिल जाए। अगर कोई साइकिल मिल बन जा रहा था उस एज को ऐड करने पे तो उसको हटाते चले गए। और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने क्या किया कि इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री तक हम पहुंच गए। और इसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 4 3 12, सॉरी 4 + 3 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका भी 14 पड़ रहा है। अगर आप देखो पिछले वाले ग्राफ के साथ, तो ये स्पैनिंग ट्री और ये स्पैनिंग ट्री दोनों बिल्कुल सेम है। दोनों का जो स्पैनिंग ट्री निकला वो कॉस्ट जो है दोनों का सेम है, दोनों का मिनिमम कॉस्ट हमने निकाल लिया। लेकिन दोनों को अचीव करने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। यहाँ पे हमारे लिए कंसिडरेशन वर्टिसेस थे और फिर वर्टिसेस को हमने उनके एडजेसेंट जो एजेस हैं उनके कॉस्ट के हिसाब से हमने उनको ऐड करना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे हमने स्टार्ट ही किया मिनिमम कॉस्ट के एज के साथ और फिर हम लोग आगे बढ़ते चले गए और फिर उस तरीके से रीच किया। तो जो प्रिम्स एल्गोरिदम था वो आपके वर्टिसेस को कॉन्सेप्ट में लेके फिर आगे बढ़ रहा था, और जो क्रुस्कल है वो आपके एजेस को लो टू हाइट इन वेट के कॉन्सेप्ट में लेके वो आगे बढ़ा और उसके हिसाब से इसने इसको कैलकुलेट करके निकाला। लेकिन दोनों का एंड रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक ही जैसा है।
तो हम लोग यहाँ पे अगर इस कॉन्सेप्ट को देखना चाहें तो ये कॉन्सेप्ट के दोनों हमारे ये इलस्ट्रेशंस हमारे सामने। नेक्स्ट अब हम दो टॉपिक देखेंगे जो हम लोग यहाँ पे, वन इज ब्रेड फर्स्ट सर्च जिसको हम लोग बीएफएस कहते हैं, और एक है डेप्थ फर्स्ट सर्च जिसे डीएफएस कहते हैं। तो ये दो हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग अब एक एल्गोरिदम के बारे में देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेड फर्स्ट सर्च, या जिसे कहा जाता है बीएफएस, ये कहा जाता है ये एल्गोरिदम। ठीक है, ये बीएफएस एल्गोरिदम क्या करता है, ये हमारा बीएफएस एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बीएफएस एल्गोरिदम क्या होता है कि ये आपके जितने भी वर्टिसेस होते हैं आपकी ग्राफ में, उनको दो कैटेगरी में बांटता है। एक कैटेगरी होती है विजिटेड कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी होती है नॉन विजिटेड कैटेगरी। मतलब पहले तो हम लोग ये कर लें कि आपका जो ये ब्रेड फर्स्ट सर्च जो है ये क्या करता है, ये आपके ग्राफ को ट्रेवर्स करने में हेल्प करता है। जैसे आप लोगों ने ट्री ट्रेवर्सल देखा था ना, तो ट्री ट्रेवर्सल कैसे करते थे हम लोग? ट्री ट्रेवर्सल में हमारे पास तीन तरह के मेथड्स थे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। अब ग्राफ के साथ दिक्कत है कि ग्राफ में तो आप ऐसे कर नहीं सकते ना, क्योंकि ग्राफ इज नॉट अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपके पास साइकिल्स हो सकते हैं, अगर मतलब आप पूरे ग्राफ को ले लो तो वो साइकिल्स हो सकते हैं, वहां पे एक से दूसरे नोड तक पहुंचने की एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि वो तो ट्री नहीं है, उसके मतलब वो ग्राफ है, तो उसको आप उस तरह से ट्रेवर्स नहीं कर सकते जिस तरह से आप एक ट्री को ट्रेवर्स करते थे, यानी इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे हम इनको ट्रेवर्स करने के लिए ये एक बीएफएस से ट्रेवर्स कर सकते हैं, या फिर हम इसको डीएफएस से ट्रेवर्स कर सकते हैं, जैसा अगला हम देखेंगे। तो ये ट्रेवर्सल के एल्गोरिदम से बेसिकली ये ट्रेवर्सल या सर्च का एल्गोरिदम ये है कि ये आपको पूरे ग्राफ में ढूंढ के बता देता है कि कितने आपके वर्टिसेस हैं, और वही ढूंढने का जो तरीका है वो दोनों में थोड़ा थोड़ा अलग है। तो बीएफएस एल्गोरिदम क्या करता है कि हर जितने भी आपके वर्टेक्स हैं, इसका एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी आपके वर्टेक्स हैं या वर्टिसेस हैं आपके ग्राफ में, सबको विजिटेड मार्क कर देते हैं। ठीक है, वाइल अवॉइडिंग एनी साइकिल्स, यानी साइकिल्स अवॉइड करते हुए अगर वो सारे के सारे वर्टिसेस को अगर वो विजिट मार्क कर दिया तो मतलब ये इसका काम खत्म है। तो ये यही इसका एल्गोरिदम का पर्पस है। तो यहाँ पे ये एल्गोरिदम क्या करता है कि हम लोग यहाँ पे अगर इसके छोटा सा इसका मतलब नोट भी लिख लें, और उसके बाद हम इसके बेसिक एल्गोरिदम फ्लो को भी अगर थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, तो इसका क्या होता है कि बीएफएस पुट्स ईच वर्टेक्स इन either visited or non visited categories। ठीक है, ये दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करता है, दो कैटेगरीज में इनको रखता है। पर्पस होता है, द पर्पस ऑफ बीएफएस इज टू मार्क ईच वर्टेक्स एज visited while avoiding any cycles। ठीक है, while avoiding any cycles। और इसका जो एल्गोरिदम होगा वो क्या होता है, तो इसके स्टेप्स अगर हम लोग नोट डाउन करें तो स्टेप्स में पहला स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी एक वर्टेक्स को एक क्यू में हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि उस क्यू में हम लोग उसको पुट कर देते हैं, जहां पे कि हम लोग इसको एक रैंडम वर्टेक्स को लेते हैं और उसको हम लोग स्टार्ट की तरह पहले ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास इसको क्या किया जाता है कि दो अलग अलग ना क्यूज के फॉर्म में इसको मैनेज किया जाता है, दो अलग अलग एरे की तरह समझ लो, जहां पे कि एक जिसको तुम टेम्पररी यूज कर रहे हो फाइंड करके कि किसको हमें एक्सेस करना है, उस चीज को जब हमें करना होगा तो हम लोग उसको एक क्यू में रखते हैं, और उस क्यू में से फ्रंट वाला जो नोड वैल्यू निकलता है उस क्यू में जो भी है उसके साथ हम लोग उस वैल्यू को ट्रीट करते हैं, उसको कैसे हम लोग को, क्या हमें उसको विजिटेड वाले एरे में डालना है या नहीं डालना है, तो वो हम लोग मान के चलते हैं। अब पहला स्टेप इसमें क्या होगा कि हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय पुटिंग
any vertex at the any vertex at द बैक ऑफ अ क्यू, क्योंकि क्यू में हमेशा आपका बैक से ही एंट्री होती है, बैक ऑफ अ क्यू। उसके बाद सेकंड में हम क्या करेंगे, टेक द फ्रंट आइटम फ्रॉम क्यू। अगर एक ही आइटम है तो बैक और फ्रंट दोनों सेम ही होगा, तो उस चीज को हम कंसिडर करना है। एंड ऐड इट टू द विजिटेड लिस्ट। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होगा, create a list of adjacent vertices, ठीक है, इसको करेंगे create a list of adjacent vertices, create a list of vertices adjacent to the visited nodes। जो विजिटेड हो गए उनके फिर अब एडजेसेंट्स को हम लोगों को लेना होगा और उनको लिस्ट बना के हमें उस क्यू के अंदर उनको भी अब कंसिडरेशन में लेना होगा। ये आर छोड़ दिया था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद चौथा स्टेप होगा, कीप रिपीटिंग स्टेप्स 2 and 3 till Q is empty। अब यहाँ पे एक चीज और होगा कि हम लोग वर्टिसेस को करेंगे, लेकिन जब उनको ऐड करेंगे तो हमेशा Q के एंड में करेंगे। ऐड द नोड्स एट नोड्स नॉट विजिटेड एट द एंड ऑफ Q। अब ठीक है, तो Q पे ऐड करेंगे और फिर इस चीज को समझने के लिए हम लोग एज यूजुअल एक अपना इलस्ट्रेशन नोट करेंगे और उस इलस्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेट हमारा क्या है, हमारा सबसे पहला स्टेट हमारे ग्राफ का कुछ इस तरीके का है, जिसको कि हमें बेसिकली सर्च करना है। तो यहाँ पे ये हमारा ग्राफ है जिसको कि हमें ट्रेवर्स करना है। हमने एक लिस्ट बना लिया है ऑफ विजिटेड नोड्स, ठीक है। विजिटेड नोड्स का हम लोगों ने एक, या विजिटेड वर्टिसेस का हमने एक लिस्ट बनाया, और एक हमारे पास ब्लैंक क्यू है जिसका कि फ्रंट यहाँ पे है, और ऑब्वियसली क्योंकि एम्प्टी है तो बैक भी यही होगा। तो ये हमारा इनिशियल स्टार्टिंग हमारे पास ये सिनेरियो है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से किसी भी एक रैंडम नोड को या रैंडम वर्टेक्स को ले लेंगे और उसको मार्क कर देंगे एज विजिटेड। और उसको विजिटेड मार्क करने के बाद उसको क्या करना है हमें कि विजिटेड मार्क करने के बाद उस नोड के जो एडजेसेंट नोड्स होंगे या एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे उनको इस क्यू में हमें ऐड कर देना है। तो जैसे ही मैं वो करूंगा तो आप देखोगे कि क्या होगा कि हमने यहाँ पे 0 को मान लिया हमारा विजिटेड, 0 को हमने विजिट कर लिया, और 0 से एडजेसेंट कौन कौन से वर्टिसेस है, 1 है, 2 है, 3 है। तो 1 2 3 को हमने क्या किया, इस क्यू में ऐड कर दिया, क्योंकि वो 0 के एडजेसेंट वर्टिसेस है। तीनों को ऐड कर दिया। फ्रंट 1 पे है, रियर 3 पे है, ठीक है। जब भी ऐड होगा तो रियर से ऐड करेंगे नए वर्टिसेस जो प्ले में आते हैं, लेकिन जब भी हम उसमें से एक एक नोड को निकालेंगे और उसको विजिटेड में डालेंगे, वो कहां से निकालेंगे, फ्रंट से, क्योंकि ये क्यू स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा जब ये हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि अब उस एलिमेंट को हम चेक करेंगे जो हमारे इन एडजेसेंट वालों में से जो हमारे फ्रंट में। तो फ्रंट में हमारे पास क्या हो गया, तो फ्रंट में हमारे पास हो गया 1। तो हम उसको क्या करेंगे कि उसे हम अपने विजिटेड लिस्ट में ऐड कर देंगे 0 के बाद। 0 के बाद हम इसको विजिटेड लिंक में ऐड कर देंगे। तो ये दोनों मेरे विजिटेड हो गए। अब 0 के बाद 1 आ गया। अब हमारा नीचे वाला जो है, नीचे से ऑब्वियसली वो हट जाएगा, और नीचे वाला जो अब हमारा यहाँ पे क्यू है, इसमें अब हमें देखना है कि 0 और 1 दोनों के एडजेसेंट कौन कौन से नोड्स हैं, तो उनको हमें करना है। ऑब्वियसली पहले से 0 वाले सब तो ऑलरेडी थे वहां पे। अब जब 1 को हमने ऐड किया तो 1 का एडजेसेंट नोड कौन सा है, 2 है और 0 है। 2 तो हमारा ऑलरेडी है,
और 0 इज ऑलरेडी विजिटेड, तो हम लोग इसमें से अब नया कोई भी वर्टेक्स यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। इस सिनारियो के बाद भी जो भी एडजेसेंट वर्टिसेस हमारे विजिटेड लिंक्स के थे वो ऑलरेडी इस क्यू में पहले से ही अवेलेबल है, तो हमारे लिए यहाँ पे कुछ भी करने की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ हम अपने 1 वाले नोड को विजिटेड में डाल देंगे। थर्ड स्टेप में अब हम क्या करेंगे कि अब हम अगला जो हमारा फ्रंट पे है उसको हम क्या करेंगे, विजिटेड में डाल देंगे। अब हमारा अगला विजिटेड में कौन सा जाएगा, जो कि फ्रंट में है, दैट इज 2। तो हम 2 को अब क्या करेंगे, विजिटेड मार्क कर लेंगे। उसको हमने विजिटेड मार्क कर लिया। अब जब हमने 2 को विजिटेड मार्क करके इस क्यू से हटा दिया, तो आपका जो 3 था वो अब कहाँ पे आ गया, फ्रंट में आ गया। 3 की पोजीशन अब फ्रंट में आ गई जो पहले से था। लेकिन अब एक दूसरा चेंज भी आपके क्यू में होता है, वो ये होता है कि 0 का एडजेसेंट नोड कौन सा है, 3, वो ऑलरेडी है। 1 का एडजेसेंट मैट्रिक्स कौन सा है, 2 एंड 0, वो तो ऑलरेडी विजिट हो गए। 2 का एडजेसेंट मैट्रिक्स कौन कौन सा है, 0 है, 1 है जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, बचा कौन सा, 4, जो कि हमारे विजिटेड में भी नहीं है और क्यू में भी नहीं है। तो हम उसको क्या करेंगे, क्यू के एंड में ला देंगे। बस अब हमारे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस क्यू में से फिर फ्रंट में जो है उसको विजिटेड में लेके चले जाएंगे। तो विजिटेड में जब हम इसको लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि हम इस विजिटेड को जब जाएंगे तो सबसे पहले हमारा विजिटेड में ये 3 भी चला गया। 3 जाने के बाद अब नए सिनारियो में कोई ऐसा नया अनविजिटेड नोड नहीं है जो कि हमारा बच रहा हो। एक ही सिर्फ नोड है 4 जो ऑलरेडी हमारे क्यू में, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड फाइनल स्टेप जो हमारा होगा वो होगा कि इस 4 को भी हमें विजिटेड मार्क कर देना। तो जैसे ही हम इस विजिटेड को मार्क कर देंगे 4 को, तो हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी हो गया और सारे के सारे आपके जो नोड्स हैं वो भी आपके विजिट हो गए। तो अगर हम इसको देखें कि हमारा ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम के हिसाब से ये जो एल्गोरिदम, ये जो ग्राफ है, इसको अगर हमें विजिट करना है तो हम ये पाथ ले सकते हैं, 0 1 2, मतलब 0 1 2 3 4। बेसिकली इसने ये पाथ नहीं, मतलब ये इस ऑर्डर में इसने एक एक करके सबको विजिट कर लिया। यानी ये हमारे सारे फाउंड एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे ग्राफ में है। यानी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे हमने उन सबको ट्रेवर्स कर लिया और सारे के वैल्यूज को हमने कैप्चर कर लिया। अगला जो आप एल्गोरिदम देखोगे ना वो होगा डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में जब आप देखोगे तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी फाइनली आपके पास यही होगा कि आपका सारा का सारा नोड विजिट हो जाएगा। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में एक डिफरेंस ये होगा कि जो ऑर्डर ऑफ विजिट होगा ना, वो ऑर्डर ऑफ विजिट थोड़ा सा वहां पे चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ विजिट जो होगा वो ऑब्वियसली आपका हल्का सा चेंज होगा, तो वो उसके एल्गोरिदम की वजह से होता है कि जैसे कैसे वो वर्कआउट करता है। तो हम लोग अगले स्टेप में उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये इसका डेफिनेशन काफी हद तक सेम है कि ये भी डीएफएस जो है, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च हो जाएगा। डेप्थ फर्स्ट सर्च का जो एल्गोरिदम होता है जिसे हम डीएफएस कहते हैं, डीएफएस भी एक्चुअली ना ये भी आपके वर्टिसेस को दो कैटेगरीज में मार्क करता है। और इसका भी बेसिक पर्पस वही है कि सारे के सारे नोड को या वर्टिसेस को विजिट कर दो विदाउट मतलब वाइल अवॉइडिंग एनी साइकिल्स। तो यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक है। और ये बस इसका स्टेप्स जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो स्टेप्स को हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम लोगों का क्या क्या स्टेप्स होगा, तो वो कंसिडर किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हम लोग यूज करते हैं इसमें हम लोग क्यू का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हम लोग स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। जो आपका वहां पे जो विजिटेड के लिए तो लिस्ट यहाँ पे भी होगी, लेकिन यहाँ पे जो आपका डेटा जो डाला जाता है, वो जो वेटिंग वाला जो क्यू देखा था हमने, जहाँ पे पहले सबको डालते चले जाते थे, फिर वहां से फ्रंट से उठा उठा के सबको विजिटेड में डालते थे, तो वहां पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हुआ था। जबकि यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे स्टैक का इस्तेमाल। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्टार्ट बाई पुटिंग एनी वन वर्टेक्स ऑन टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैक के टॉप में डाल दिया, इनिशियली ऑब्वियसली वो खाली होगा तो वो रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक द टॉप item from the stack and
add it to the visited list. तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, create a list of vertices adjacent to the visited nodes, add the ones not visited to the top of the stack. ठीक है, और फोर्थ में keep repeating step 2 and 3 until stack is empty. ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिकली जो हमारा BFS था वैसा ही है, यहाँ पे भी हम किसी एक नोड को लेंगे, उस नोड को स्टैक के टॉप में डालेंगे, उसको फिर विजिटेड लिस्ट में डाल देंगे। जैसे ही विजिटेड लिस्ट में डालेंगे तो उसके साथ जितने भी एडजेसेंट नोड्स या जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे उन सबको, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, उन सबको हम क्यू के एंड में डाल रहे थे, यहाँ पे वही बदल जाएगा और क्या करेंगे, यहाँ पे उसको स्टैक के टॉप में डालेंगे। तो वहां वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से हो रहा था कि जैसे जैसे वो विजिटेड लिंक्स के एडजेसेंट वाले स्टैक में आ रहे थे उसी हिसाब से हो रहे थे, यहाँ पे लीफो के हिसाब से हो। तो वो कॉन्सेप्ट में बस डिफरेंस है, अलग कुछ नहीं है। यहाँ पे एक स्टैक का यूज किया जाता है फॉर फाइंडिंग कीपिंग द एडजेसेंट नोड्स और उसको फिर मैनेज करने के लिए, और पिछले वाले में वो एक स्टैक के थ्रू था। तो अगर मैं इसका स्टार्टिंग वाला सिनेरियो आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का हमारा पहला स्टेप होगा। ये हमारा इनिशियल जो हमारा स्टेज है वो ये है, ये हमारा इनिशियल है जहां पे हमारे पास वही सेम ग्राफ है, विजिटेड लिस्ट है, और क्यू की जगह पे हम लोग यहाँ पे एक स्टैक को लेंगे। एज यूजुअल पिछले वाले की तरह पे ही पहले हम लोग इसमें जीरो वाले नोड को कंसिडर करते हैं, और जीरो वाले नोड को पहले स्टेप में हम लोग लेंगे, और उस नोड को पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम उसको पहले स्टैक में डालेंगे, और स्टैक में डालने के बाद उसको फिर विजिटेड में कर देंगे। जैसे ही विजिटेड में उसको डाल देंगे तो इसके एडजेसेंट जितने भी हमारे बेसिकली जितने भी हमारे इसके नोड्स हैं उन सबको हमें क्या करना है, उनको हमें 3, 2, 1 इन सबको हम लोगों ने क्या किया, टॉप ऑफ द स्टैक डाला। पहले 3 को डाला वो टॉप बना, फिर 2 को डाला, फिर 1 को डाला। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही होगा कि आपका पहले एक को हम उठाएंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे, फिर तीसरे को उठाएंगे और सबको स्टैक में डालते चले जाएंगे। और यहाँ पे भी आपका जो भी टॉप पे होगा स्टैक के उसको यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग उसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। पहले हमारा ये हुआ। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम अगर देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अगले स्टेप में यहाँ पे क्योंकि टॉप में हमारे पास 1 था तो 1 को हम लोगों ने विजिट किया, और 1 के भी वो 0 एंड 1 का दोनों का मिला के जो एडजेसेंट में हमारे पास जितने भी क्या कह लो उनको, जितने भी हमारे एडजेसेंट वर्टिसेस थे वो ऑलरेडी हमारे पास थे, तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 हमारा विजिटेड हो गया। अब 1 के बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे टॉप पे कौन है, 2, तो 2 को हम विजिट करेंगे, और 2 को विजिट करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा अब चेंज दिखेगा प्रोसेस में। जैसे ही हमने 2 को विजिट किया तो 2 को विजिट करने से क्या हुआ कि 2 की वजह से ये 4 वाला जो नोड है ये अब खुल गया है, क्योंकि 2 का वो एडजेसेंट मैट्रिक्स है और 2 इज अ विजिटेड लिंक, तो उसका एडजेसेंट नोड ये है। अब पिछले वाले स्टेप में जब हमने 2 को विजिट किया था ना, तो 2 को विजिट करने से पहले हमारे पास 3 था, और 2 को जैसे ही विजिट किया तो 4 आ गया, लेकिन 4 को हमने क्या किया, एंड में डाला था, क्योंकि वो क्यू में पीछे से घुसता है। जबकि यहाँ पे भी सेम सिनारियो आया, लेकिन यहाँ पे जब वो सिनारियो आया तो 2 के बाद हमारे पास 3 ऑलरेडी था वहां पे, लेकिन जब 4 को डालने की बारी आई ना, तो क्योंकि ये स्टैक था तो ये बैक से इंसर्ट नहीं हुआ, ये टॉप पे इंसर्ट हो गया। यानी 3 जो आगे आगे बढ़ रहा था वो अब यहाँ पे फिर पीछे चला गया, तो 4 हमारा टॉप पे आ गया। तो हम लोग हमेशा जब भी स्टैक पे डालते हैं तो टॉप पे डालते हैं, टॉप से ही निकालते हैं। तो यहाँ पे अब क्योंकि ये नया एडजेसेंट नोड था तो उसको हम लोगों ने टॉप पे डाल दिया। तो ये थोड़ा सा आपके पिछले BFS से यहाँ पे बदलाव आया, क्योंकि वो बैक में डालता, ये इसने क्योंकि स्टैक का इस्तेमाल किया था तो इसने उसको फ्रंट में डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम जब करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास अब 4 क्योंकि टॉप पे है तो 4 हमारे लिए हमारा
विजिटेड लिंक बनेगा अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में जब हम देखेंगे तो अगले स्टेप में हमारा जो विजिटेड लिंक हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। नया कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं है जो कि अनविजिटेड है। तो आखिरी स्टेप में हमें सिर्फ किसको विजिट करना है? विजिट करना है हमें 3 को, जो कि हमारा यहाँ पे फाइनली बचा हुआ था। फाइनली आपने पूरे ट्री को ट्रेवर्स कर लिया। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ट्रेवर्सिंग का जो ऑर्डर था बीएफएस में वो था 0 1 2 3 4 करके हमने उसको ट्रेवर्स किया था। लेकिन बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन प्लेस ऑफ क्यू, यहाँ पे हमारा जो वो ये हुआ 0 1 2 4 3 हो गया। तो ये चेंज हो गया हमारे पास। तो ये लॉजिक होता है आपके डेप्थ फर्स्ट सर्च में। और चलिए आज का सेशन मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ।